Namaste, sir. I'm Vinod Gupta from Network Solutions. We are advising on planning for the major financial commitment that a person have. So my sessions will be on the topic related to the major financial commitment. मैं जो भी सेशंस देता हूँ वो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कैपिटल नीड एनालिसिस। कैपिटल नीड एनालिसिस क्या है एक्चुअली में हम कई बार सोचते हैं कि वी हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हमारे पास है, हर एक आदमी के पास रहता है। somebody has got 25 lakhs, somebody has got 5 lakhs, somebody has got 50 lakhs, somebody has got 1 crore। तो कई बार हमारे मन में आता है कि ये जो हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है ये बेसिकली कितना होना चाहिए एक आदमी के हिसाब से। एक पर्टिकुलर फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये कई बार हम लोग के मन में एक ख्याल आता है। तो कैपिटल नीड एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको कोई भी आदमी समझ सकता है थोड़े ही टाइम में, कि हम अपना कैपिटल नीड एनालिसिस कैसे वर्कआउट करें। इससे हमें मालूम पड़े कि हमारी फैमिली को कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है या मुझे कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। तो ये दिस इज द मेथड फॉर कैपिटल नीड एनालिसिस। वेरी सिंपल मेथड। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो मैंने आपको पहले भी वर्ड यूज किया था वो क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट लाइफ में अगर देखा जाए तो दो तरीके के गोल्स होते हैं। एक तो गोल्स को मैंने यहाँ पर बाइफोवेट किया है दो गोल्स को। एक तो होते हैं हमारे एस्पिरेशंस और दूसरे होते हैं मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट। एस्पिरेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। एस्पिरेशंस जो कि यहाँ पर मैंने बताया है टॉप ऑफ द पिरामिड लिया हुआ है। इसमें क्या है, जैसे बाइंग ए बिगर होम, बाइंग ए लग्जरी कार, गोइंग फॉर ए वर्ल्ड टूर, क्रिएटिंग वेल्थ बाय एक्वायरिंग वेरियस एसेट लाइक इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये एस्पिरेशंस के अंदर आते हैं कि जैसे somebody has got a, किसी के पास घर है लेकिन उसको कुछ एक बड़ा घर लेना है, एक बजट कार है लेकिन एक लग्जरी कार लेनी है। तो इस तरह के गोल्स को हम एस्पिरेशंस बोलते हैं। तो एस्पिरेशन जो गोल्स हैं वो ऐसे गोल्स हैं जिसको मैं बोलता हूँ नाइस टू हैव गोल्स आल्सो। मतलब ये गोल्स ऐसे हैं कि अगर हम हमारे लाइफ में ये गोल्स की हम डिसाइड करते हैं। समझिए अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि एक वांट टू गो फॉर ए वर्ल्ड टूर, तो अगर वर्ल्ड टूर एस्पायर किए आफ्टर 5 ईयर्स लेकिन किसी कारण से वर्ल्ड टूर नहीं जा पा रहे हैं और एक आधा एक दो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें भी हम अगर जाके आते हैं तो शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फैमिली को। वी कैन वी कैन गो sometime else, sometime later in the life। तो दिस इज दैट इज कॉल्ड एज नाइस टू हैव गोल्स। मतलब अगर हमारे लाइफ में जरूरी तो है लेकिन अगर नहीं होते हैं किसी कारण से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द एस्पिरेशंस। पर अगर हम इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बाइंग ए लग्जरी कार। अगर लग्जरी कार नहीं ले सकते हैं तो बजट कार में भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिसको हम मैं बोलता हूँ नॉन निगोशिएबल गोल्स। मतलब उस पर कोई निगोशिएट नहीं करना चाहता है, कोई भी आदमी करना नहीं चाहता है। तो ऐसे गोल्स को बोलते हैं नॉन निगोशिएबल गोल्स ऑफ लाइफ, और वी कॉल्ड इट एज ए मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर इसको मैं पॉइंट आउट करूँ 1 2 3 करके, तो पहला अगर हम देखें तो पहला गोल हम समझ सकते हैं इंश्योरेंस होना चाहिए, पर कितना, दैट इज एज पर कैपिटल नीड एनालिसिस वर्कआउट करने के बाद। फिर सेकेंड थिंग, यू शुड हैव एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस। द थर्ड थिंग इज कि we should have a passive income after certain age, because our after certain age we may be passionate to work। हम बहुत उत्साह पूर्वक काम करने के इच्छुक तो होंगे एक एज के बाद,
लेकिन अगर बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो वी विल नॉट एबल टू बेसिकली वर्क आफ्टर सर्टेन एज। तो फॉर दैट एज मे बी फ्रॉम 60 to 85, बिकॉज ऑफ लॉन्जिविटी 60 to 85 हो सकता है, 60 to 90 हो सकता है, कैन बी 65 to 90, 65 to 80। तो उस एज पर्टिकुलर एज में एटलीस्ट वी शुड हैव अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब पैसिव मीन्स अगर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जैसे ही बैंक खुले तो मेरे अकाउंट में एक अमाउंट आ जाए विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड पैसिव। इट शुड नॉट बी सेमी एक्टिव, नहीं होना चाहिए, शुड बी पैसिव। तो ये हो गया। फिर चाइल्ड एजुकेशन फंड, एज यू नो दैट एवरीबडी वांट्स टू गिव ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू चाइल्ड, तो उसका अगर हम प्रोविजन कर लेते हैं जैसे टाइम बाउंड, तो हम कैन इज गुड फॉर अस, मतलब बेसिकली मेजर coming under major planning commitment. The second and the last one that I want to point it out, that is that everyone should have a contingency fund of at least 6 months, so that right now that we are actually experiencing the situation in this crisis also, that at least 4 to 6 months everyone should have a contingency fund for the running the family smoothly, even in case the income is stopped because of any reason whatsoever. So these are the major financial commitment. तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये दो गोल्स को मैंने सेपरेट किया हुआ है, बॉटम ऑफ द पिरामिड को मैंने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट में लिया है और एसपीएफ को टॉप में लिया। पहली बात तो ये सेपरेट करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक्चुअल में अगर मैं सोचूँ कि अगर एक महीने में मंथ के एंड में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 100 रुपये बच जाते हैं सब खर्चा होने के बाद, तो वो 100 रुपये में से अगर मैंने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए 20 रुपीज़ या 15 रुपीज़ परसेंट या 20% या 15%, जैसे कि कहने के लिए 100 रुपये बचे तो 20 रुपये मैंने एलोकेट कर दिए मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट, तो बाकी का जो 80 रुपये मेरे पास बचे वो एस्पिरेशंस के लिए मैं हैप्पीली यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में ये नहीं किया होगा तो कई बार मुझे गिल्टी फील होगी कि जो बाकी का जो मैं 100 रुपये के मैं जो खर्चे कर रहा हूँ वो खर्चे में से कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो अभी शायद ज़रूरत की नहीं है या मैं ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर मैं पहले से ही उस 20% को 20 रुपीज़ को ईयर मार्क कर दूँ फॉर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट और बाकी 80 रुपीज़ को अपने एस्पिरेशंस के लिए यूज़ करूँ फॉर द जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इट विल बी ए बेटर। और यहाँ पे पिरामिड क्यों बनाया है कि पिरामिड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। पिरामिड जो है हमेशा इट कंस्ट्रक्टेड बॉटम टू टॉप, मतलब वो बॉटम टू टॉप कंस्ट्रक्ट होता है। वी कैन गिव द वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम दे सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपरली कंसिडर करें फ्रॉम बॉटम टॉप। प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन बिकॉज ऑफ एस्पिरेशंस आर बहुत हमारे एक चीज़ें करीब बोल सकते हैं एस्पिरेशंस होती हैं और खुशी ज़्यादा मिलती है हमें उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए चाहत में, तो हम कई बार टॉप बॉटम अप्रोच अपना बेसिकली करने की कोशिश करते हैं, तो वो रॉन्ग है बिकॉज एस्पिरेशंस में कई कई तरीके के रिस्क भी हैं। सो दैट इज़ वाई अगर बॉटम टॉप अप्रोच करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लाइफ में आएगी एंड दैट विल गिव द स्टेबिलिटी। इवन इनफैक्ट आई कैन से दैट अगर हमारे बेस स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल पिरामिड का तो हम स्ट्रेस भी हमारे एजुकेशन से वी कैन प्ले विद देम। So this is the basically what I want to tell regarding the major financial commitment or we can say non-negotiable goals of life. अभी हम अपने टॉपिक तो आज मैंने ये किया है उस पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल नीड एनालिसिस। ये क्या है? मैं बहुत सिंपल से मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैं एक इसमें केस स्टडी ले लेते हैं, केस स्टडी ले लेते हैं हम लोग इसमें जैसे कि एक मैंने मिस्टर कुमार का केस स्टडी लिया हुआ है। मिस्टर कुमार का एज 35 ईयर्स है और उनके बच्चे एक जो उनके एक बच्चे हैं उनकी एज है 1 साल की, 21 साल की एज है उनकी, स्पाउस हाउस वाइफ है उनकी, और उन्होंने बताया कि उनका करंट मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 1 लाख पर मंथ है, पर मंथ उनका आ रहा है 1 लाख पर मंथ। एग्जिस्टिंग लोन उन्होंने बताया कि उनके पास अभी फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप अभी पे ले चलता हूँ जो उन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये चार्ट देखेंगे, दिस हैज बीन बेसिकली मेड इन एक्सेल में बनाया हुआ चार्ट है। इसमें इजीली हम देख सकते हैं कि उन्होंने 1 लाख का खर्चा पर मंथ मतलब 12 लाख का खर्चा। तो मैंने यहाँ कॉलम लिए हुए हैं
कि आज समझो इनकी 35 ईयर्स है, समझिए उन्होंने बताया है कि मेरा इस साल का समझिए जो खर्चा है वो 12 लाख का है, तो 12 लाख यहाँ पर ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल से 2019 का खर्चा। फिर फिर 2020 खर्चे के लिए मैंने उसको प्रेजेंट खर्चे को 6% से इंफ्लेट कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो जाएगा 12,72,000। तो ये आगे इस तरह मैंने इंफ्लेट करके 60 ईयर तक ले लिया है यहाँ पर सारा, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो खर्चा उनको लगने वाला है फैमिली को यहाँ पर ले लिया। फिर लाइफ में दो खर्चे होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, उसके बाद फ्यूचर में जो बंच एक्सपेंसेस आने वाले हैं। बंच में उन्होंने मेरे को बताया है कि हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर 18 ईयर्स आप 25 लाख रुपए ले लीजिए, तो मैंने यहाँ 25 लाख का अमाउंट ले लिया। फिर एक अमाउंट 25 लाख का फॉर फर्दर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये दो अमाउंट। फिर मैरिज के लिए उन्होंने कोई भी कॉस्ट एस्टिमेट नहीं किया, कोई भी यहाँ पर लोन लाइबिलिटी उन्होंने नहीं बताई है। एंड फिर हमने यहाँ पर इस टोटल को सम अप कर दिया, इन सारे जो प्रेजेंट एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ऑनगोइंग एसेंशियल एक्सपेंसेस प्लस फ्यूचर में बंच एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। फिर मैंने टोटल एंड करके यहाँ पर एक वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज कमिंग 3 करोड़ रुपीज़। एक्चुअली 3 करोड़ रुपीज़ क्या है? 3 करोड़ रुपीज़ ये एक्चुअली में बेसिकली ये एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, जो सारे खर्चे फ्यूचर में आने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे बताई है, जो कि आ रही है 3 करोड़ रुपीज़। तो ये 3 करोड़ रुपीज़ जो वैल्यू आई है, ये एनपीवी बताती है कि आज के तारीख में मिस्टर कुमार को अगर अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस चाहिए, तो अपने लिए इंश्योरेंस चाहिए फॉर मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली, तो उनके पास 3 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अब ये जो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर समझे कई बार हम बताते समय कुछ डेटा अगर भूल जाते हैं, तो वर्कआउट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये वर्कआउट किया हुआ है एक्सेल में। अगर मिस्टर कुमार ने बताया अरे 50 लाख का लोन भी है मेरे पास, तो 50 लाख का लोन यहाँ पर ले लेंगे अगर हम, और उसके बाद हमने एनपीवी निकाला, और तो उन्होंने बताया कि ये करीब तो यहाँ पर देखें एनपीवी हो गया 3.5 का, और ये उन्होंने यहाँ पर ये वैल्यू भी चेंज की थी, बोले हायर एजुकेशन के लिए यू कैन टेक 30 लाख। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं एक्सेल में जाके इन फ्रंट ऑफ द स्लाइड। सो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। तो दिस इज द, अब ये 3 करोड़ रुपये का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर समझो मिस्टर कुमार इन हिज एब्सेंस, अगर उनकी फैमिली ये 6% इंटरेस्ट पे बैंक में रख देती है, क्या चीज़ अमाउंट 3 करोड़ रुपए, तो ये जो खर्चे मैंने जो ऑनगोइंग एसेंशियल एक्सपेंसेस जो आने वाले हैं लाइफ में, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे 3 करोड़ रुपीज़ से, और उनके जो बच्चे की एजुकेशन है वो भी पूरी हो जाएगी, अगर ये पर्टिकुलर अमाउंट जो जो कि इंश्योरेंस कंपनी से उनकी फैमिली को मिलने वाला है। सो ये इसी का सिग्निफिकेंस कि ये 3 करोड़ रुपीज़ को कैसे वर्कआउट करके फैमिली को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस इज द मेथड फॉर कैपिटल गेन एनालिसिस। I think I have explained this, and I will now let's move to next on next things. अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर ये मैंने वर्कआउट तो कर दिया कि 3 करोड़ रुपीज़ से ही, तो इसमें से वो वर्कआउट कर सकते हैं कि अभी फिलहाल हाउ मच दे कैन डू एट प्रेजेंट, एंड हाउ दे कैन डू इट बेसिकली। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ये बताएं कि अगर समझो मिस्टर कुमार ये इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है फैमिली के लिए, इसको जान लेते हैं। पहली बात है कि एक तो एग्जिस्टिंग एसेट जो है वो लिक्विड करने पड़ेंगे। कई बार एसेट्स जो होते हैं वो जिससे सेल्स भी करने पड़ते हैं, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है आफ्टर द पर्सन, जो कि फैमिली को इंस्टेंटली मिलता है। बाकी सारे एसेट्स को जो है वो बेचने में टाइम लगता है, और कई बार अगर हमें कैश फ्लो का दिक्कत आ रहा है तो डिस्ट्रेस सेल्स हो जाता है, और जो पर्टिकुलर एसेट्स का वैल्यू नहीं मिल पाता। सेकेंड थिंग, द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली। अगर समझो ये पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड लिविंग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। फ्यूचर के जो फंडिंग थे, जो डिफरेंट गोल्स और ड्रीम्स थे, लाइक चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज जो भी है, या स्पाउस पेंशन जो भी है, वो सारे रुक जाएंगे, बिकॉज फंडिंग नहीं हो पाएगी उन चीज़ की, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। जहाँ तक कि
अगर वर्किंग कपल की बात करें, जैसे अगर दोनों कपल काम कर रहे हैं, तो एक ये पर्टिकुलर कपल पे दूसरे कपल पे बर्डन आ सकता है, बिकॉज उनको उस समय बच्चों को भी और फैमिली को भी देखना है, टाइम देना है, एज वेल एज इनकम भी होना चाहिए फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो it will ease out if the fund is coming, somebody else is pumping money from the other sources in terms of life insurance. तो ये है कि अगर एक वेल प्लान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो जो है फैमिली को इंस्टेंटली कैश प्रोवाइड करती है rather than any other assets. So this is the importance of the so these are the I want to just submit make a summation कि मैंने आज आपको बताया मिस्टर कुमार का एग्जाम्पल लेके इस तरह अगर basically anybody who wants to have the review of their major financial commitment with no obligation of buying any product from us, then I can मैं आपको आपका कैपिटल एनालिसिस अकॉर्डिंगली आपका वर्कआउट करके आपको भेज सकता हूँ। और वी कैन हेल्प ऑन अदर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो मैंने आपको बताया थी, उसको भी हमारे वर्कआउट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिकली यू कैन गिव मी ए कॉल ऑन माई नंबर 9892027934, and we can also arrange one-to-one meeting on Zoom or any other platform if it is needed, and you can proceed later on. But all these things will be with no obligation of buying any products. As far as we are concerned, the thing is that since we are buying the product for the family, even in the capital analysis that we have worked out, that asset is approximately 3 crore for Mr. Kumar. तो आप ये देखें कि जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं रेपुटेड हो, बिकॉज दिस वी आर वर्किंग, वी आर बाइंग फ्रॉम द फॉर अवर फैमिली। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर एग्जीक्यूटिंग this from LIC. So thank you so much. I hope you have understand the concept. Thank you so much.